नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। संभावना है कि कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव और उनकी नई सरकार के सामने कुछ नई चुनौतियां भी आने जा रही हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मैं राज्य की विकास यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। मोहन यादव के लिए राज्य में कई बड़ी जिम्मेदारियां सामने हैं। भाजपा के वादों को पूरा करने में उन्हें तत्काल कदम उठाने होंगे। कुछ महीने में ही 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूँ और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ। यादव को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी समन्वय बना के रखना होगा। राज्य के कई बड़े नेता राज्य में हैं जो उनसे सीनियर भी हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से लोक लुभावने वादे किए गए थे, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की चुनौती होगी। मध्य प्रदेश में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराना, गरीब परिवार की बच्चियों की 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त करना, हर महीने 100 यूनिट तक की बिजली सिर्फ 100 रुपए में देना, लाडली बहना योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में इसे 3000 तक करने का वादा है। इसके अलावा भी कई सारे लोक लुभावने वादे हैं जो किसी चुनौती से कम नहीं होंगे। बहरहाल देखना होगा कि शपथ ग्रहण के बाद किस तरह से मोहन यादव की वर्किंग स्टाइल होती है, कैबिनेट का विस्तार होता है और मध्य प्रदेश में एक नई परिपाटी लिखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो कल शपथ ग्रहण का दिन है और औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के सर पर ताजपोशी हो जाएगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस से डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी हमारे साथ जुड़िए। के सैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, निश्चित तौर पर उत्साह तो बहुत होगा पार्टी कार्यकर्ताओं में, संगठन में, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मिल चुका है, लेकिन अब कुछ औपचारिकताएं हैं वो भी कल पूरी हो जाएंगी। कितना बड़ा दिन कल आप मानकर चल रही है मध्य प्रदेश की जनता के लिए और खासकर संगठन के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए कल एक बहुत ही गौरवशाली और बहुत बड़ा दिन है और उसका कारण ये है कि कल हमारे माननीय नए मुख्यमंत्री, नवनियुक्त मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी शपथ ग्रहण लेंगे, गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं कल एक बड़ा ही उमंग और उत्साह का माहौल रहने वाला है और उसका एक कारण ये है कि 2 डेप्यूटी सीएम भी उनके साथ ओथ लेंगे जी। आप देखिए कि अब मध्य प्रदेश की कमान संभालने वाले एक मुखिया के साथ 2 सेनापति भी रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में तिगड़ी काम करेगी और वो तिगड़ी इस मध्य प्रदेश के विकास को 3 गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएगी। और जब ये वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। और कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने विजय गाथा मध्य प्रदेश की लिखना शुरू की थी, कहीं ना कहीं उस विजय गाथा को हमारे जो नए मुखिया हैं, हमारे विधायक दल के नेता हैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी,
वो उसे आगे बढ़ाएंगे और देखिएगा कि ये डबल इंजन की सरकार निरंतर विकास की पटरी पर दौड़ते हुए किस तरह से मध्य प्रदेश को एक दिन भारत का बेस्ट राज्य बनाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहे, क्योंकि कल हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे दो गौरवशाली वरिष्ठ नेता हमारे माननीय राजेंद्र शुक्ल जी और माननीय जगदीश देवड़ा जी भी शपथ लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी विंध्य की आन बानो शान माने जाते हैं और जगदीश देवड़ा जी एक स्थापित वरिष्ठ भाजपा के नेता मंत्री रहे हैं। तो ये बड़ा ही गौरव का दिन है कि 3 लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त सरकार का कल जो कहते हैं ना कि शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो कल तो शंखनाद होगा नई सरकार का, नई उमंगों का, नई तरंगों का। और मुझे उम्मीद है कि 5 साल में ये सरकार मध्य प्रदेश को और ज्यादा विकास और ज्यादा प्रयास दे कि युवाओं को रोजगार दे, महिलाओं का सशक्तिकरण। चलिए, तो नई उमंग का, नए उत्साह का शुभारंभ कल से होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, तिगड़ी काम करेगी अब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी का दावा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर, कितना सार्थक आप मानते हैं कि इस बार की जो सरकार का कार्यकाल है वो हो सकता है एक परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी इस परिवर्तन को किस तरह से देख रही है? देखिए अमित जी, पहले तो मैं जी माननीय मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं जी। 15 जी को भी बधाई देता हूं मुख्यमंत्री नया मिलने पर पूरे प्रदेश को जी। प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं कि नई सरकार का जो गठन, लेकिन इसके साथ साथ अमित जी ये भी देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी के नेतृत्व की जो सरकार का गठन होने जा रहा है कल जी, तो उसको चलाना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सरकार का जो गठन हुआ है उनके विरासत में जी, उन्हीं की सरकार के द्वारा जो विरासत में उनको भारी भरकम जो कर्ज दिया है, कर्जदार जो किया है जी, और उसके साथ साथ अगर नई सरकार का जो गठन हुआ है उसको चलाना और लोक लुभावन जो वादे किए गए हैं, जो योजनाएं घोषित की गई है, घोषणाएं की गई जिन योजनाओं को, उनको पूरा करना इतना आसान तो नहीं है जी। तो निश्चित तौर पे उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा जी। ये चुनौतियां उनके लिए। और निश्चित तौर पे एक और लंबी चुनौती ये भी है उनके साथ कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, कई वरिष्ठ नेता है, उनके साथ सामंजस्य बिठाना, मंत्रिमंडल का गठन करना, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो निश्चित तौर पे कांटों से भरा ताज साबित हो सकता है जी। अब उनकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि अभी उनको मौका मिला है तो अभी तो ज्यादा टिप्पणी नहीं कह सकती, कार्यकाल को देखने के बाद ही तय हो जी। तो निश्चित तौर पे चुनौतियां तो सामने नजर आ रही जी, निश्चित तौर पर। और हमारी चर्चा का पहलू आज ये भी है कि जो चुनौतियां होंगी डॉक्टर मोहन यादव के सामने, उसका किस तरह से वो सामना करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। के सैनी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि, और ये निश्चित भी है, इसी कार्यक्रम में हमने चर्चा की थी, जब काउंटडाउन होना था चुनाव का, सरकार ने कर्ज लिया था और जो नई सरकार आती है इसके ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़कर पुरानी सरकार गई है कि इस कर्ज को उतारना है और मध्य प्रदेश की जनता पर इसका भार ना हो। एक तरफ वो कर्ज है जिसका भार है, दूसरी तरफ भाजपा के लोक लुभावन वादे हैं और काफी अच्छे वादे जिस तरह से बीजेपी ने इस बार जनता से किए हैं, उन्हें भी तो पूरा करना है। किस तरह की नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां आप देखती हैं कि डॉक्टर मोहन यादव के कंधों पर होंगी? अमित जी, डॉक्टर मोहन यादव के बहुत बहुत जिम्मेदारी है अभी जी। जैसे आपने कहा कि जो देश अभी कर्ज में डूबा हुआ है और ऐसे में और दूसरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि संगठन और सरकार को एक तरह साधते हुए बहुत यंग है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब जैसे पार्टी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है जैसे जिनसे सभी पूरे प्रदेश में उसके बाद आपने ऐसे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया है। अब उसके जो भी कद्दावर नेता है, केदार भी है, बहुत सारे नेता जो है, इनको किस तरह से साधेंगे, इनके जो वर्कर जो जी किस तरह से खुश करेंगे। तो ये सब चुनौतियां डॉक्टर यादव जी के सामने है जी। पार्टी जो एक स्ट्रैटेजी आपने तीनों प्रदेश में यूथ को आगे किया है, सेकंड लाइन को प्रमोट किया है, तो एक मैसेज जो पार्टी में वर्कर से उनको लगा है कि मतलब हम भी अब आगे आ सकते हैं, किसी को भी
फर्स्ट टाइम एमएलए को आप बना देते मुख्यमंत्री। मोहन यादव ज्यादातर लोग नहीं जानते, उसको आप बना दिया है जी, और कद्दावर लोगों को पीछे कर दिया। एक वर्कर की तरह एक तरह जहाँ पे उत्साह है वहीं पर बहुत सारे लोग होंगे, तो ये डॉक्टर बहुत बड़ा चुनौती रहेगी। जी बिल्कुल। के सानी जी का ऑडियो क्लियर नहीं मिल पा रहा, एक बार जरूर चेक करेंगे प्लीज। मैं वंदना जी का रुख करना चाहूंगा। वंदना जी, के सैनी ने कहा है 3 अहम बातें इन्होंने कही हैं। पहली चुनौती होगी कि संगठन और सत्ता को किस तरह से साधेंगे। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि प्रशासनिक अनुभव निश्चित तौर पर जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, उनसे थोड़ा सा कम है। और तीसरी अहम जिम्मेदारी उनकी होगी सीनियर्स के साथ तालमेल किस तरह से बैठाएंगे, खासकर वो सीनियर्स जो कहीं ना कहीं सीएम कैंडिडेट्स माने जा रहे थे, रेस में चल रहे थे, फेस माने जा रहे थे, लेकिन अंतिम मुहर मोहन यादव के नाम पर लगी। तो इन तीनों चुनौतियों को किस तरह से अब पार करेगा संगठन? देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है कि सत्ता और प्रशासन में कैसे समावेश बना के रखेंगे, तो देखिए जब कोई मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं तो उनके साथ एक प्रशासनिक तंत्र काम करता है, और यहाँ पे तो उन्हें 2 डिप्टी सीएम भी मिल रहे हैं उनके साथ के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सबके सहयोग से सरकार चलती है। और मोहन यादव जी कोई नवनियुक्त व्यक्ति नहीं है, वो उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, और संगठन का बहुत गहरा अनुभव और बहुत पुराना अनुभव रखते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं, क्षेत्रीय प्रचारक रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। तो इनके लिए जमीनी समस्याओं को समझना और उन पर कार्य करना कोई भी बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। हाँ, प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, और वो जैसे निरंतर कार्य करते आए हैं, नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी के साथ भी वो कार्य करते रहेंगे। और हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसका जो वरिष्ठ मार्गदर्शन मंडल रहता है, वो हमेशा जो नए लोग आते हैं उन्हें मार्गदर्शन देता रहता है। जब शिवराज जी बने थे तो उमा भारती जी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती थी। तो इस प्रकार से हमारी पार्टी में कोई अंतरकलह तो है नहीं कि कोई आपस में लड़ भिड़ जाए कि क्यों सुझाव दें। आज भी आपने देखा जब मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में तैयारियों का जायजा चल रहा था, तो शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी दोनों एक साथ हाथ में हाथ डाले जायजा ले रहे थे। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की एकता। दूसरा प्रश्न और दूसरे जो बाकी सारे प्रश्न आते हैं वो ये कि मोहन यादव जी मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे करेंगे, या जो पुराने लीडर्स हैं या दिग्गज हैं। तो देखिए, ये सारी जो चीजें होती है तय भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं विधायक दल तय करता है, और कहीं ना कहीं के एक संगठन का भी एक मिला जुला मिक्सचर रहता है। जो भी डिसीजंस होते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ना ये तुष्टीकरण की राजनीति चलती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सबके एक सर्वमत से एक राय जो आती है। और अब देखिए, आपने जो अभी मोहन यादव जी बनाए गए हैं, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं ऊर्जावान व्यक्ति हैं। आप जानते हैं राजनीति में 60 वर्ष से कम आयु वाले को युवा ही माना जाता है, मतलब अनुभवी युवा माना जाता है। तो राजनीति में वो युवा ही है, एक ऊर्जावान युवा है, और कहीं ना कहीं इस तरह का जो नेतृत्व हमें मिलेगा तो वो ऊर्जा से भरा हुआ और स्फूर्ति के साथ कार्य करने वाला। साथ ही साथ आप राजेंद्र शुक्ला जी को देखिए, उनका राजनीतिक कैलकुलेशन प्लस उनका वो एक विंध्य के युग पुरुष माने जाते हैं। विंध्य का पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, आपने देखा है रीवा में उन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट किया है, या रीवा के आसपास जो भी विधानसभाएं हैं उन सब में उनका हमेशा, जब वो मंत्री रहे हैं, उन्होंने डेवलपमेंट करते आए हैं। जगदीश देवड़ा जी को आपने देखा है कि कितने कुशल एक वो मंत्री रहे हैं हमेशा। जब ये सारे अनुभव एक साथ आएंगे तो मुझे लगता है कि 3 लोगों के जब अनुभव रहेंगे, साथ ही साथ जो वरिष्ठ हैं हमारे, उनका मार्गदर्शन रहेगा, तो मुझे लगता है ये सरकार पिछली सरकारों से भी बहुत अच्छा काम करेगी। चलिए, शिवराज सरकार से भी अच्छा काम करेगी। वंदना जी, देखिए अभी शिवराज जी के साथ 2 डेप्यूटी देखिए शिवराज जी की सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। शिवराज जी की कुछ अलग महत्ताएं थी। शिवराज जी एक बहुत ही जमीनी व्यक्ति, लोगों के बीच में चले जाने वाले, और कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी आप देखिए, वो भी कितने सरल सहज एक अपने बीच के व्यक्ति लगते हैं। आप देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी की छवि देखिए आप, आपको अपने बीच का कोई व्यक्ति, तो देखिए ये कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में
ठीक है जी वंदना जी, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनिल जी, अब वंदना जी तो खुद मान रही है कि जो पिछली सरकारें थी, चाहे वो शिवराज सरकार हो, उनसे भी अच्छा काम इस बार की सरकार का देखने को मिलेगा, लेकिन अब आप फिर से 5 साल तक विपक्ष में रहेंगे। किस तरह से अब इस सरकार को चुनौती देते नजर आएंगे? और खासकर अगर हम बीजेपी के वादों की बात करें, आपने ओपीएस को एक बड़ी स्कीम के तौर पर शामिल किया, जनगणना कराने की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में उतनी स्वीकार्यता इन बातों की नहीं हुई। क्या लगता है कि अब जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसके आधार पर काम करने के लिए अब दबाव कांग्रेस की तरफ से भी होगा? निश्चित तौर पर अमित जी, आपने पहले भी विपक्ष की भूमिका निभाई और फिर भी निभाने का काम करेंगे। जनता का जनादेश जो मध्य प्रदेश की जी मतदाताओं ने दिया है उसको मैं सहज स्वीकार करता हूं, लेकिन निश्चित तौर पे वैसे वंदना जी कह रही है कि सरकार पहले से ज्यादा अच्छा काम करेगी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा जी, लेकिन निश्चित तौर पे मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने चुनौती कम नहीं है। दूसरी बात है कि प्रदेश की जो भाजपा सरकार थी, पहले मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार युक्त मध्य प्रदेश में तब्दील हुआ, पूरे देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना। तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना जी उनके लिए चुनौती सामने आएगी। हालांकि वो एक अलग बात है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीएस घोटाले में नाम तो उनका भी आता है, लेकिन निश्चित तौर पे एक पुरानी बात है, उस छवि को वो अपने छवि को सुधारने का प्रयास करते हैं। किस तरह से सरकार चलाती है आने वाला समय बताएगा, लेकिन चुनौती तो है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इस बात को कहती है कि जो आपने वादे किए उसको पूरे करना भी चाहिए, और अगर ये जनता के दिए हुए वादे नहीं करते तो भी विपक्षी भूमिका उस आधार पर हम इस बात को कहेंगे। लेकिन एक बात और करते हैं वंदना जी को आने वाली सरकार से कि ओपीएस भी एक बड़ा मुद्दा था, और निश्चित तौर पर इस पर भी इनको विचार करना चाहिए और कर्मचारियों को राहत देने का काम भी इनको करना चाहिए। जी वंदना जी, वादे बहुत सारे हैं, तो क्या ये माना जाए कि कल शपथ ग्रहण के बाद ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? क्या ऐसे कोई संकेत हैं? देखिए, ये कहने के लिए मैं सुपात्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं संगठन में हूँ, सरकार में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये वादा जरूर है कि देखिए इस बार हमारे 164 विधायक आए, 163, मतलब आप मुख्यमंत्री मिला ले तो देखिए कि इतने बड़े दल के साथ जब सरकार काम करेगी तो अवश्य ही विकास होगा। और बहुत आपको देखिएगा 5 साल बाद मध्य प्रदेश को देखिएगा, और 5 साल बाद मध्य प्रदेश का जो स्ट्रक्चर शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से जो डेवलपमेंट मॉडल की बात करी थी, तो वो डेवलपमेंट मॉडल उसको आप ग्रो होते हुए देखिएगा। और 2024 में आप 29 की 29 सीट्स देखिएगा किस तरह से लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हैं। तो 6 महीने में हम ये प्रूव कर देंगे कि लोकसभा के लिए बीजेपी इज द ओनली विकल्प, बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं ये तो दावा करती हूँ कि सारी 29 सीटें भाजपा के खाते में होंगी, क्योंकि हम 6 महीने में ही जनता को ये करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए के सैनी जी का रुख कर लेते हैं। के सैनी जी, 6 महीने बीजेपी कह रही कि 6 महीने में ही जो वादे हैं उनमें से अधिकतर हम पूरे करके दिखाएंगे। कहा जाता है कि 6 महीना किसी भी सरकार का एक हनीमून पीरियड होता है, यानी कि उसकी आलोचना नहीं की जाती, उसके कामों की आलोचना नहीं की जाती, कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में एक दबाव इस पर भी होगा कि जिन वादों को लेकर जनता के बीच पार्टी पहुंची है उन्हें पूरा करना होगा, लेकिन प्रायोगिक तौर पर कितना सफल या हम कह सकते हैं कितना सहज बीजेपी के लिए होगा, खासकर वित्तीय संकट के समय? आऊंगा वंदना जी, आपके पास फिर आऊंगा जी। अमित जी, या बहुत पॉइंट उठाया। अभी 4 लोकसभा चुनाव होना है और एकदम नया फेज अभी है मंत्रिमंडल का, तो सरकार है वो जो है में लग जाएंगे। तो चुनाव एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे देखा जाए, बहुत बड़ी बीजेपी। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं दोगे 6 महीने में आप कोई भी जो वादे हैं में क्योंकि आपका जो संगठन है चुनाव में लगना चाहिए। और कहा कि दोनों समन्वय कैसे होगा, ये तो आने वाले बताएगा। बीजेपी चुनौती को टैकल करती है कि शिवराज तो रहे हैं सीएम, हमने सालों से चलाया तो वो तो इजी होता है, लेकिन एक नया फेस है, ये बहुत बड़ा रिस्क
बीजेपी ने लिया है। और मुझे लगता है इसका क्रेडिट भी बीजेपी को जाना चाहिए कि ऐसे टाइम में जब चुनाव आ रहा 4 महीने, तो आपने एक नया फेस लाके यूथ को प्रमोट किया है। ये अच्छी बात है यूथ को लेके आना, और पर इतना बड़ा रिस्क किया है, तो एक नया ट्रेंड मेरे ख्याल से जो पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है हमें। जी वंदना जी, आपकी बात पूरी करें और साथ ही इस बात का भी जरूर जवाब दें, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार ने भी एक पॉइंट उठाया है कि एक नया चेहरा है, प्रशासनिक अनुभव निश्चित तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनसे कम है। ऐसे में 6 महीने के भीतर किस तरह से पार्टी को इतना विश्वास है कि वो सारे काम धरातल पर कर पाएंगे? देखिए, मैं इसीलिए पॉइंट रेज कर रही थी कि ये सारे जो जितनी भी हमने घोषणाएं की है उन पे कार्य शुरू हो जाएगा, जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो जाएगा। और जो ये पहले सब कहते थे कि बार बार शिवराज जी क्यों, अब नया कोई आ गया, नया व्यक्ति आ गया, नया ऊर्जावान चेहरा आ गया, तो भी सबको दिक्कत है। तो देखिए, संतुष्ट कभी कोई किसी को नहीं कर पाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है पार्टी का, क्योंकि जब हम एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं तो हमें भी एक आस बनती है, कहीं ना कहीं खुशी होती है कि एक दिन हमारा भी आएगा। तो एक कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी था कि एक ऐसा युवा ऊर्जावान चेहरा आए। कहीं ना कहीं हमारे शिवराज जी की तो जो कद है मध्य प्रदेश में वो हमेशा ही ऊंचा रहेगा, उन्होंने बहुत कार्य किया है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव भी एक बहुत कुशल संगठक रहे हैं और वो एक बहुत ही निपुण मुख्यमंत्री साबित होंगे। ये तो मैं दावा कर सकती हूँ कि वो सरकार भी बहुत अच्छे से चलाएंगे और योजनाओं को भी अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। चलिए, डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि लोकसभा में 29 की 29 सीटें आएंगी, इसकी तैयारी कल से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस की आगे क्या रणनीति होगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में फिर से दोबारा से लोकसभा की चुनाव तैयारी की है। हम अब एक चुनाव खत्म होने के बाद पहले ही दिन से बैठकें को दौर हमारा चालू हो गया और अब लोकसभा की तैयारी में। तो ठीक है, उनका भी एक मत है कि 29 सीटें जीतेंगे और हमारा भी प्रयास है कि लोकसभा में इस बार जो है कांग्रेस बढ़त बनाने का काम करे, सरकार बनाने का काम करे। अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि युवा चेहरा बढ़ाया, अच्छी बात है। एक तरफ आपने शिवराज को, मुझे तो ऐसा लगता है इसलिए निगलेक्ट कर दिया है कि लगातार शिवराज का जो कद मध्य प्रदेश में बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं उनके कद को देखकर शीर्ष नेतृत्व कहीं ना कहीं अपनी खुद की कुर्सी को चुनते हुए नजर देख रहा था, मेरी नजर। तो मुझे लगता है इसके लिए भी ये कारण हो सकता है कि शिवराज जी को अचानक हटाया गया और कई केंद्रीय नेतृत्व को उतारा गया, सांसद और मंत्रियों को, उनको भी यही आश्वासन दिया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इस स्थिति में मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी एकजुट होकर काम कर पाए। तो रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस की अपनी तैयारी, अपना संगठन है, अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। तो मध्य प्रदेश में इस बार कोशिश पूरी कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा की जीतने का काम करें। जी ठीक है वंदना जी, कांग्रेस हालांकि अब इस बात को तो स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड मान रही है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कभी नहीं माना कि शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ा है, पार्टी में, संगठन में बढ़ा है, लेकिन अब वो इस बात को जरूर कह रही है। लेकिन एक सवाल और उन्होंने उठाया है, क्या यही वजह थी कि सीएम फेस की लिस्ट से सीएम शिवराज आउट हो गए क्योंकि पार्टी आलाकमान को यह लगने लगा कि कहीं उनकी कुर्सी ना हिल जाए? क्या इस तरह को कोई फैक्टर था जो हम भी नहीं समझ पाए? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता जी का कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, आपने माना तो कि शिवराज जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, साथ ही साथ आपने माना कि जो दिग्गज है वो भी मुख्यमंत्री लायक थे। तो चलिए आज कम से कम सब कुछ होने के बाद ही सही इन्होंने माना कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक दिग्गज है। क्योंकि पहले जो डिबेट्स होती थी उसमें तो ये लोग ना तो शिवराज जी की कभी तारीफ करते थे ना बाकी दिग्गजों की। देखिए, अगर किसी ने कुशल नेतृत्व का काम किया है तो ही इज वर्थ डिजर्विंग। अगर राजीव गांधी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री थे तो वो अच्छे प्रधानमंत्री थे, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते। शिवराज जी एक अच्छे मुख्यमंत्री थे तो थे। तो कहीं ना कहीं ये पहले कहते थे कि शिवराज जी क्यों, कोई और क्यों नहीं, अब कोई और आया तो ये तो चलता ही रहेगा। ये तो राजनीति है और राजनीति में तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करे और हेल्दी विपक्ष का रोल ना प्ले करे तो फिर राजनीति का मजा ही क्या, वो राजनीति क्या जिसमें आरोप प्रत्यारोप ना हो। तो ठीक है, हम भी स्वीकार करते हैं आपके आरोप और हमें बहुत खुशी है कि चलिए आज आपने माना कि शिवराज जी एक बहुत अच्छे कुशल मुख्यमंत्री थे। एक दिन आप ये मानेंगे कि डॉक्टर मोहन यादव एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वो दिन दूर नहीं है।
ठीक है, के सैनी जी का रुख करते हैं। के सैनी जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है कि बहुत सारे दिग्गज जो सीएम कैंडिडेट्स की लिस्ट में आगे चल रहे थे, उप मुख्यमंत्री भी उन्हें नहीं बनाया गया, तो क्या अब ये माना जाए कि मंत्रिमंडल में ही एडजस्ट कर दिया जाएगा या फिर केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में मिल सकती है? अमित जी, बीजेपी में कुछ भी जी आकलन करना बहुत मुश्किल है जी। हम लोग कयास लगाते रहते हैं। पिछले बार भी हमने पूरा कयास लगाया, जो लिस्ट था, जो भी मीडिया में दिखाया गया, उसमें कोई नाम नहीं है, एकदम सरप्राइज है जी। मंत्रिमंडल में भी मुझे लगता है कुछ न कुछ सरप्राइज रहेगा इसमें। पर ये जरूर है कि जितने कद्दावर नेता हैं जो जीत के आए हैं और बहुत संख्या में आए, सारे जितने सांसद थे, मंत्री थे, उनको चुनाव लड़ाया और वो सब जीत के आए हैं ज्यादातर जी। तो उनको कहीं में एडजस्ट करना होगा और किस तरह से ये भी, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है डॉक्टर मोहन यादव जी। अगर इस सब चीजों को देखें तो बीजेपी के अंदर एक संगठन, बहुत ही डिफरेंट संगठन है, कैडर बेस्ड पार्टी है, तो ज्यादा नहीं जाती बीजेपी को। फिर भी यह है कि इन सब मंत्रियों मंत्री पद देंगे या उनको कुछ और संगठन में काम करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन जरूर है कि चुनाव आ रहे हैं तो ये एक मुद्दा सामने रहेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कल से मध्य प्रदेश में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, नई सरकार की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि इस नई सरकार की जो कार्यशैली है कितनी प्रभावी, कितने दिन में वो हमें देखने को मिलती है और तमाम जो वादे हैं बीजेपी के, वो कब तक जनता के सामने पूरे होते हुए नजर आते हैं। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक बड़े विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।